हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ ये पार्ट सेकंड है फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का। एंड इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज और मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ स्टार्ट करने से पहले वैसे आप सब ने पढ़ा होगा कि हमारी JNK UT को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 1.18 लाख करोड़ का मैसिव बजट जो है वो एलोकेट किया गया। अब इस बजट में बहुत कुछ कहा गया है। तो आप देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बजट जो होता है इसको 300-400 पेजेस का ये होता है। अब मैंने इसको यहाँ पे कंपाइल करके 27 पेजेस का बनाया है। एंड अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए तो वो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करना, देन मैं आपको इसकी जो लिंक है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। वैसे इस बजट में मुझे एक चीज़ सरप्राइजिंग लगी कि ये कहा गया कि लास्ट ईयर 25,000 अबव वैकेंसी जो हैं उनको फिल किया गया। अब इतना इन्होंने बताया तो ये भी बताते कि किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज फिल की गई हैं। एंड ये भी कहा गया है कि अब कमिंग ईयर में और वैकेंसी जो हैं उनको फिल करना है फास्ट ट्रैक बेसिस पे। अब वैसे इस फास्ट ट्रैक का नाम सुन के जो जम्मू कश्मीर JK SSB के एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत डर लगने लगा इस फास्ट ट्रैक वर्ड से। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन फर्स्ट, हु फार्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन ए कंट्री। अब इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको फॉर्म और इम्प्लीमेंट कौन करता है? दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। सो राइट आंसर इज डी। एंड इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Question second, which among the following is not the quantitative instrument used by RBI for credit control? अब इनमें से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन नहीं है? वी नो कि RBI के पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, अनदर इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। किसको? क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। आप क्रेडिट कंट्रोल आप सिंपली याद रखो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, या आप क्रेडिट जो होता है दैट इज लोन यानी जो रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक इसको प्रोवाइड करता है। एंड देन जो कमर्शियल बैंक होता है वो पब्लिक या लोगों को प्रोवाइड करता है। अब दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वन इज क्वांटिटेटिव, अनदर इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आता है आपका बैंक रेट आता है, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, आपका रेपो रेट आता है, आपका रिवर्स रेपो रेट आता है, देन कैश रिजर्व रेशो आता है, देन स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशो आता है। इस तरह से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है, सीलिंग एंड क्रेडिट आता है एंड ऑल। एंड जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये बेसिकली स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होते हैं। एंड जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये पूरे इकोनॉमी पे अप्लाई होते हैं। नाउ अब हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन नहीं है? बैंक रेट भी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, रेपो रेट भी है, मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है। सो राइट आंसर इज डी। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट होता ही है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मानो कि आपको लोन चाहिए, अब आपके पास एक घर है, उस घर की कीमत है 1 करोड़ रुपये। अब आपने इस लोन के लिए इस घर को सिक्योरिटी के लिए रखा एंड आप इस घर की कीमत है 1 करोड़, तो आपको वहाँ से लोन मिला 80 लाख रुपीज़, आपको लोन ग्रांट हुआ। अब ये जो 20 लाख रुपीज़ यहाँ पे हैं ये हैं बेसिकली मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अब जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होती है तो उस टाइम पे RBI क्या कहते हैं? RBI कहते हैं कमर्शियल बैंकर्स को कि आप जो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसको आप इंक्रीज़ करो। अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा? नाउ जब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, मानो कि अब वही घर है आपका, उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपये, अब आपको यहाँ से लोन दे रहे हैं 50 लाख रुपीज़ ही, 50 लाख रुपीज़। इसका मतलब जो 50 लाख यहाँ पे है ये क्या है? ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे जो ये पर्सन है या कस्टमर है वो कहेगा मैं 1 करोड़ रुपये का जो घर है इसको मैं गिरवी रख रहा हूँ और यहाँ से मुझे मिल रहा है बस 50 लाख रुपीज़ का लोन, तो ये डिस्करेज हो जाएगा, यानी ये लोन नहीं लेगा। तो जब ये लोन नहीं लेगा तो उससे क्या होगा? उससे जो कंजप्शन, इसके पास पैसे नहीं आएंगे तो ये कंजप्शन नहीं कर पाएगा। जब कंजप्शन नहीं होगी तो उसके पास डिमांड जो है वो कम हो जाएगी मार्केट में। तो जब मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस जो है इन जनरल वो कम हो जाएगी। तो जब प्राइस कम हो जाएगी तो इसका मतलब है जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आएगी। सो इस तरह से यूज़ करते हैं इस मार्जिन रिक्वायरमेंट का जो RBI वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के टाइम में। Question third, when the Reserve Bank of India announced a decrease in cash reserve ratio, what does it mean? तो जब रिजर्व बैंक जो है वो जब ये अनाउंस करेगी, वो कमर्शियल बैंक उसको ये कहेगी क्या जो कैश रिजर्व रेशो है उसको आप डिक्रीज़ करो। अब ये कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? जो भी कमर्शियल बैंकर्स होते हैं उनके पास, मानो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, अब उसके पास जो भी टोटल जितने भी डिपॉजिट्स हैं, सिंपली मानो कि जितने भी उसके पास पैसे हैं तो इन पैसों का कुछ पोर्शन उसको कैश में रखना पड़ता है रिजर्व बैंक के पास, उसी को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। एंड इस पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब मानो जो RBI है वो ये अनाउंस करते हैं
कि आप इस कैश रिजर्व को डिक्रीज़ करो, यानी मेरे पास आप कम रखो तो आप ज़्यादा रखो अपने पास। तो यानी जब ज़्यादा रखेंगे अपने पास कमर्शियल बैंकर्स, यानी इनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे लैंड करने के लिए। सो राइट आंसर इज़ द कमर्शियल बैंकर्स विल हैव मोर मनी टू लैंड, यानी लोगों को उनको लोन देने के लिए ज़्यादा पैसे रहेंगे इनके पास, कमर्शियल बैंकर्स के पास। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज़ द कमर्शियल बैंकर्स विल हैव मोर मनी टू लैंड। जब क्या अनाउंस करेगी आरबीआई कि जो कैश रिजर्व रेशियो उसको आप डिक्रीज़ करो। एंड वन मोर थिंग कि जो रिजर्व बैंक है वो तभी कहेगी कमर्शियल बैंकर्स को कि आप कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज़ करो जब मार्केट में डिफ्लेशन होगा। डिफ्लेशन के टाइम पे क्या कहेगी आरबीआई कि आप कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज़ करो, एंड जब इन्फ्लेशन होगी उस टाइम पे आरबीआई जो है वो कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज़ करेगी। क्वेश्चन 4, विच अमंग द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग रेपो रेट। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट में क्या होता है, बेसिकली जो आरबीआई होता है वो बाई या परचेज़ करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसे, कमर्शियल बैंक से, देन उनको लोन प्रोवाइड करता है। यानी रेपो रेट में जो आरबीआई है वो लेंडर होता है, वो देता है पैसे किनको, कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एंड जो कमर्शियल बैंक से वो बोरोवर्स होते हैं। सो राइट आंसर इज इन रेपो रेट आरबीआई इज द लेंडर whereas commercial bank or financial institutions are borrowers. So A is right answer. एंड इसी का अपोजिट है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, यहाँ पे बोरोवर होता है आरबीआई एंड लेंडर होता है कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट मेजर टू टैकल द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। अब अगर डेफिसिट डिमांड है यानी डिमांड अगर कम है मार्केट में तो इसको टैकल करने के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट मेजर है। ए रिड्यूस टैक्स। ओबियसली जब हम टैक्स को रिड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से डिमांड करेंगे तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दिस इज़ करेक्ट। बी इंक्रीज एक्सपेंडिचर। तो जब भी डेफिसिट डिमांड होती है तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना चाहिए, जिसकी वजह से पब्लिक के पास पैसा आएगा तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सी डिक्रीज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज़ करना है, क्योंकि जब मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से पब्लिक जो है या कस्टमर जो है वो लोन लेंगे, तो लोन की वजह से फिर वो कंजप्शन करेंगे, देन ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो ऑल ऑफ द अबव आर द अप्रोप्रिएट मेजर्स टू टैकल द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। सो राइट आंसर इज डी। Question 6, what will be the impact of availability of credit in the economy if margin requirement is increased। हमने अभी देखा कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करेंगे तो जो पब्लिक है, कस्टमर है, वो लोन नहीं लेंगे, जो मनी सप्लाई वो कम होगी, तो जो क्रेडिट होगा मार्केट में वो क्या होगा, वो भी कम होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सो राइट आंसर इज इट विल डिक्रीज। सो बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन 7, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज़ ए पार्ट ऑफ। अब जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है ये किसका पार्ट है, ये है पार्ट मॉनेटरी पॉलिसी का। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द बैंक रेट। अब इनमें से बैंक रेट को कौन सा अच्छे से डिफाइन करता है। बेसिकली बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट होता है कि जब जो आरबीआई होता है, जो रिजर्व बैंक होता है, जब वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है तो एंड इन पे जो इंटरेस्ट लेता है, वो कमर्शियल बैंक से जो इंटरेस्ट लेता है, तो इसे हम कहते हैं बैंक रेट। सो बैंक रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जड बाय कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द बोरोवर्स। नहीं, उसे हम सिंपली इंटरेस्ट रेट कहते हैं। सो ई इज़ इनकरेक्ट। बी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जड बाय रिजर्व बैंक फ्रॉम अदर शेड्यूल्ड बैंक्स ऑन द लोन गिवन टू दैम। सो बी इज़ करेक्ट। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय आरबीआई। अब इनमें से कौन सी रेट को आरबीआई डिटरमाइन या सेट नहीं करती है। बैंक रेट को करती है, SLR दैट स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो इसको भी करती है, CRR दैट कैश रिजर्व रेशियो इसको भी करता है, PLR दैट प्राइम लैंडिंग रेट सो इसको नहीं करता है आरबीआई डिटरमाइन। सो राइट आंसर इज डी। अब PLR को कौन डिटरमाइन करता है ये आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो। Question 10, which of the following are the instruments of credit control in the hands of Reserve Bank of India। अब इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हें कि दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आरबीआई के पास क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। वन इज़ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल एंड दिस क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स। अब इनमें से कौन नहीं होता है आरबीआई के पास। ए इंक्रीज और डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट। सो ये होता है। सो ए इज़ करेक्ट। इंक्रीजिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द मेजर एग्रो प्रोडक्ट्स, तो ये नहीं होता है। सो बी इज़ इनकरेक्ट। सी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द मिनिमम कैश रिजर्व्स मेंटेन्ड बाय द कमर्शियल बैंक, ये भी होता है। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड सी
आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ RBI। नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।